हिंदुस्तानी मैदानों का बेहतरीन मौसम था। वो मौसम जिसमें रोशनपुर की अंगूर की बेलें हरी हो जाती थीं और जंगली गुलाब जगह जगह खिलने लगता था और खुशहाल शहद की मक्खियाँ अपने अपने छत्ते पुर करके ताज़ा शहद की खुशबू से बदमस्त शफाफ और चमकदार फ़िज़ा में उड़ती फिरती थीं और खेतों और गेहूं और चने की फसल तैयार खड़ी होती थी। ये बहार के आखिरी दिन थे जब हवाओं में खुशगवार हरारत पैदा होने लगती है। आसमान का रंग जो जाड़ों में गहरा नीला था, गदला दूधिया हो जाता है और शाखों पर फूल मुरझा मुरझा कर दिन भर गिरते रहते हैं और चिड़ियाँ कौवे दोपहर को आसमान पर उधम मचाने की बजाय छायादार दरख्तों और मकानों की छतों में आराम करने के लिए चले जाते हैं और बदलते हुए मौसम का मखसूस बहुत उदास कर देने वाला शदीद हुस्न सारे दिनों में दूर दूर तक फैला रहता है। गांव के बाहर नईम की हवेली में नमक बन रहा था। हवेली मुद्दत से बंद पड़ी थी और बाग वीरान हो चुका था। पानी की नालियां सूखी पड़ी थीं और दो एक जगह मुर्दा कौवे गिरे पड़े थे और आगाज़े गर्मा की उठती हुई हवाओं में जर्द पत्ते उन पर उड़ते हुए गुजर रहे थे। घर के मालिकों में से कोई भी वहाँ पर ना था। शीशम के एक कदीम दरख्त के नीचे गाँव के तमाम नौजवान जमा थे। उन्होंने बिजली से मरा हुआ एक दरख्त काट कर आग जला रखी थी। आग पर गुड़ बनाने वाला कड़ाह दोहरा था जिसमें पानी उबल रहा था। वो सब खामोश पुर इश्तियाक चेहरों के साथ इधर उधर फिर रहे थे और धड़ाधड़ आग जला रहे थे। दिन का तीसरा पहर चल रहा था। वो अब बातें कर करके और आग जला जला कर थक चुके थे। सुबह से दोपहर तक कई बार कड़ाह का पानी उबल उबल कर खुश्क हो चुका था, पर नमक कहीं पर दिखाई ना दिया था। अब सारे किसान लौंडे झल्ला गए थे और एक दूसरे से उलझ रहे थे। कुछ मुंह से बोल कौवों के सरदार बाप की हवेली में नंबरदार बने बैठे हो। लंबे गालों वाले परतापे ने कहा। अली अपने स्याह रंग पर तंज सुनकर लाल हो गया, मगर खामोश बैठा रहा, क्योंकि नमक बनाने के सिलसिले में वो दूसरे से ज़्यादा कुछ ना जानता था और सबसे ऊंची और चौधराहट वाली जगह पर बेकार इसलिए बैठा था कि वो उसके भाई का बाग था। उनको बताओ पानी से गुड़ कैसे बनता है, गंजे अली बख्श ने कहा और अकेला हंसने लगा। पैदाइशी गंजा अली बख्श खामोशी से टोपी में तंबाकू जमा कर आग धरता रहा, फिर हुक्का लेकर दूसरों से हट कर जा बैठा। वो तबन खसीस आदमी था और अपने तंबाकू में से किसी को हिस्सा नहीं देना चाहता था। उससे परे रावल अपने बालदार पिंडलियों पर से कपड़ा उठाकर उसे दिखाते हुए कह रहा था कि ये टांगें मर्द की टांगें थीं और उसकी मुलायम और चिकनी टांगों पर चूंकि बाल ना थे इसलिए वो औरत की टांगें थीं। थूका जवाब में कह रहा था कि रावल की टांगें रीछ की टांगों की मानिंद थीं। कुछ देर के बाद उनकी बहस खामोशी पर ख़त्म हो गई और रावल हुक्के की तरफ देखने लगा। गंजा अली बख्श खतरा महसूस करके झगड़ने का कोई बहाना तलाश करने लगा। क्यों बे, खामोश क्यों बैठा है? आयशा का दुख लगा है, वो बोला। तेरी माँ का दुख लगा है, रावल ने खुशूनत से जवाब दिया। गंजा खी करके हंसा। तेरे सर में भूसा भरा है, वो तो मेरी माँ से बड़ी जवान है। रावल लाल पीला होकर उठा और उसके सर पर आ खड़ा हुआ। और बकबक की तो तेरी टांग तोड़ दूंगा गंजे खसीस, वो आंखें निकाल कर बोला। गंजा उस अचानक हमले से घबरा गया और दोनों हाथ ज़मीन पर रख कर उसकी तरफ देखने लगा। रावल कुछ देर तक उसी अंदाज में आंखें निकाल कर इस पर झुका रहा, फिर झटके के साथ हुक्का उठाकर खफकी से मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखता हुआ अपनी जगह पर जा बैठा। जब हुक्का पी पी कर उसका गुस्सा उतर गया तो गंजा अली बख्श हुक्का वापस लेने की गर्ज से उसके पास जा बैठा और इधर उधर की बातें करने लगा। जब सारे कुओं का पानी बारी बारी उबाला जा चुका और कुछ भी ना बना तो अली को सूझा कि खारे कुएं का पानी आजमाया जाए। चुनाचे उसके मशवरे से खारे पानी के टीन गधों पर लाद कर लाए गए और कड़ाह भर दिया गया। पानी उबलने लगा और सब ऐसी चमकती हुई नज़रों से उसे देखने लगे कि कभी फसल के फूटने को भी ना देखा होगा। उबलते उबलते जब पानी 2 इंच नीचे चला गया और खुश्क जगह पर सफ़ेद सफ़ेद नमक छोड़ गया तो बहुत सो ने यक ज़बान होकर कहा नमक, और उस पर झपट पड़े। हर एक ने बारी बारी उंगली मल मल कर उसे चखा। नमक है नमक, परतापे ने पूरी आवाज़ से चिल्ला कर कहा। ठहर बे, खाना नहीं। संतोखा सिंह उसका बाजू झटक कर बोला। क्या पता क्या है, पर बन तो गया है। हाँ हाँ, बन तो गया है।
सब नौजवान कड़ाह के गिर्द घेरा डालकर बैठ गए और बच्चों की तरह मसरूर और मुश्ताक नज़रों से उबलते हुए पानी को देखने लगे। चंद ही लम्हों में बिजली गिरा हुआ दरख्त टुकड़े टुकड़े करके आग में झोंक दिया गया और दोपहर की धूप के बावजूद शोले जो कड़ाह से ऊपर उठ रहे थे किसानों के झुके हुए मजबूत हड्डियों वाले चेहरों पर झुलमुलाने लगे। पानी की सतह बराबर नीचे जा रही थी और हर दम गाढ़ा और गदला होता जा रहा था। कुछ देर के लिए वो सब खुशी के अव्वलीन असर से गंग हो गए, फिर एकाएकी उठकर अली पर टूट पड़े। सतोखे ने अली को कंधों पर उठा लिया और नाचने लगा। उसके गिर्द तमाम लड़कों ने नाचना और गाना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो रुक कर खुशी के नारे लगाने लगते। उनमें से एक ने भी शराब ना पी रखी थी, लेकिन एक नामालूम नशा था जो उनके हवास पर तारी था। नाचते नाचते उनमें से कई एक ने तहमंद निकाल दिए थे। ये वो पागल खुशी का मंजर था जो किसानों में कबड्डी के मुकाबलों या फसल के मौक़ों पर देखने में आता है। वो तमाम उस वक्त किसानों के फुहश इश्किया गाने और दिलावरी की दास्तानें गा रहे थे। कोई लय सुर या आहंग ना था, सिर्फ एक तरंग थी और किसानों का मिला जुला शोर। अली लंबे सिख के कंधों पर बैठा था और उसका स्याह रंग खून की योरिश की वजह से रगड़े हुए तांबे का सा हो रहा था। उसकी आंखों में फतामंदी की एक वहशियाना चमक थी और वो बाजू हवा में फेंक कर चीखें मार रहा था। एक शख्स जो इस दीवाने ग्रोह में शामिल ना था, रावल था। वो सबसे अलग अपनी जगह पर बैठा जहरीली बदनुमा नज़रों से अली को देखे जा रहा था। जब वो नाच नाच कर निढाल हो गए तो बैठ कर हाँफने लगे। पानी अब सूख चला था। उन्होंने कड़ाह उतार कर नीचे रख दिया और 2 लौंडे गांव में दौड़ा दिए। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते बूढ़े और उढेड़ उम्र किसान मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़े। कटाई में अभी चंद दिन बाकी थे और बाज़ किसानों के घरों में चंद पाव अनाज रह गया था। लेकिन इस वक्त उन्होंने अनाज वालों से कहा, 1 पाव अनाज दे दो, कटाई पर सेर भर ले लेना। खाने को नहीं, नमक के लिए। ले लो ले लो, तुम बस पहर भर आकर कटाई करा देना, अमीर किसानों ने कहा। और इस तरह मुट्ठी भर अनाज के बदले उन्होंने मेहनत का सौदा किया। अपना अपना अनाज लाकर उन्होंने फैली हुई चादर पर डाला और चुटकी चुटकी भर नमक लेकर घरों को लौट आए। चलो अच्छा हुआ, घर में नमक भी ना था। एक बूढ़े किसान ने नमक को पगड़ी के कोने में से बांध कर कहा। अच्छा क्या हुआ? पीछे आता हुआ सुर्ख दाढ़ी वाला किसान बोला, ये खाने के लिए नहीं है। मुझे परतापे ने बताया था। क्या बताया था? कानून तोड़ने के लिए है, सुर्ख दाढ़ी वाले ने ज़मीन पर थूक कर कहा। ये अच्छा नमक नहीं है। सुअरों ने अच्छा सौदा किया है, पहले किसान ने हंसकर कहा और ज़ोर से ज़मीन पर थूका। जल्द ही आसपास के गांव में खबर फैल गई और रात गए तक दूसरे कस्बों से लोग आते रहे। वो मेलों में जाते हुए किसानों की तरह टोलियों में बट कर आए और नमक की जमी हुई खुरदरी डलियों को सरों के गिर्द घुमाते हुए वापस लौटे। जब सारा नमक ख़त्म हो गया और रात गहरी हुई और वहाँ कोई भी ना रहा सिवाय उन लड़कों के जिन्होंने नमक बनाया था, तो खामोशी के इस वक्फे में दफतन उन पर अपनी लाकानूनियत और जुर्म का इंकशाफ हुआ। उजलत के साथ उठकर उन्होंने अनाज की गठरी, जिसमें गेहूं, जवार, बाजरा, मकई सभी कुछ था, बांधी और उसे दौरा करती हुई पार्टी के लोगों के पास पहुंचा दिया जो हवेली के पिछले बरामदे में दिया जलाए काम कर रहे थे। फिर उन्होंने कड़ाह को उठाकर चूल्हे में औंधा गिराया, ताज़ा मिट्टी में उसे दफन किया और ऊपर खुश्क मिट्टी डालकर ज़मीन हमवार कर दी। फिर वो उसी नामालूम खौफ के ज़ेरे असर खामोशी से अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। रावल अंधेरे में दरख्त की जड़ के पास बैठा था। उसने किसी काम में हिस्सा ना लिया था। जब अली ग्रोह को छोड़कर घर की तरफ जाने वाली पगडंडी पर मुड़ा तो वो उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से खेतों के बीचों बीच उसकी जानिब बढ़ा। गांव का पहला घर अभी 2 खेत दूर था जब अली ने अपने पीछे तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ सुनी। वो रुक गया। चांद की मध्यम रोशनी में आने वाला जंगली बल्ले की सी फुर्ती के साथ उसके करीब आ खड़ा हुआ। चंद लहजे तक वो खामोश खड़े एक दूसरे को देखते रहे। फिर आने वाले ने ज़मीन पर थूका, तुम आज कुत्ते के बच्चे की तरह शोर मचाते रहे थे, हैं? अली ने नीम तारीकी में रावल की आवाज़ पहचान ली। तुमने आज बहुत काम किया है, थक गए होगे, जाओ जाकर आराम करो, अली ने तंज से कहा। आज हम में से एक ही आराम करेगा। रावल ने मिट्टी के डेले को ठोकर मारी। डेला टूट कर और
مٹی کی اور سیاہ مٹی اڑ کر علی کی ٹانگوں پر پڑی۔ اس نے ہوا میں گالی دی، میں بدلہ لینے آیا ہوں، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ بزدل حرامی، میں عورتوں کے لیے کسی سے نہیں لڑتا، علی نے ٹالتے ہوئے کہا۔ گائے کے بچے، حرامی، اپنی ماں کے لیے بھی نہیں لڑو گے؟ علی کی رگیں آہستہ آہستہ کھنچنے لگی۔ کئی لمحوں تک وہ آمنے سامنے کھڑے اجنبی جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کپڑے اتارے اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اچھل اچھل کر، بچ بچ کر ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ دونوں خالی ہاتھ تھے، لیکن اپنی بہترین اور مضبوط ترین انگلی کے جوڑوں سے ایک دوسرے پر چوٹ لگا رہے تھے۔ ان کے پاؤں میں سے گرد اٹھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اس خاموش اور نیم تاریک رات میں گرد و غبار کے درمیان وہ دیر تک رقابت اور دیوانگی کا ناچ ناچتے رہے، حتیٰ کہ ان کے جسم گرد اور پسینے سے اٹ گئے اور منہ کھول کر ہانپنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ علی تھکنا شروع ہوا۔ اسے ہمیشہ سے راول کی برتری کا احساس تھا، لیکن اب اس نے واضح طور پر اپنی طاقت زائل ہوتی ہوئی محسوس کی، اور پہلی بار اس کے دل میں نو عمری کے خوف نے سر اٹھایا۔ اپنے مقابل کو سست پا کر راول نے سیاہ درندے کی طرح ہوا میں جست بھری اور چاروں ہاتھوں پاؤں کی بھرپور کوشش سے علی کو دبوچ کر نیچے گرا لیا۔ پھر اس کے اوپر جم کر اس نے اس کے بغلوں میں گھٹنے دیے اور گردن کو مروڑنا شروع کیا۔ علی بلبلا اٹھا۔ اس کی لمبی وحشیانہ چیخ، جو زخمی سور کی چیخ سے مشابہ تھی، خاموش رات میں دور تک چلی گئی۔ ساتھ والے کھیت میں سرخ داڑھی والا کسان سو رہا تھا۔ چیخ سن کر وہ اٹھا اور کاہلی سے چلتا ہوا ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک کمر پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد گرد کی وجہ سے کھانسنے لگا اور حلق صاف کرتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ جنے کب پولیس آ جائے اور لونڈوں کو مستی آئی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اب راول تھوڑے تھوڑے وقفوں پر اس کی گردن کو بار بار دبا رہا تھا اور علی گہری گہری کربناک مختصر چیخیں مار رہا تھا۔ مت چلاؤ حرامی! علی خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں، راول نے اطمینان سے کہا۔ کیوں؟ اس کو لے کر تم ماں کی ٹانگوں میں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں؟ علی نے اسے باتوں میں لگانا چاہا۔ تمہیں پتہ نہیں، راول نے سارا بوجھ اس کی گردن پر ڈال دیا۔ علی کے حلق سے چیخ اور گالی ایک ساتھ نکلی۔ جب راول گردن دباتے دباتے تھک گیا تو خاموش اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ علی ذرا دیر کے بعد ہوش میں آ کر گلے کی رگوں کو ملنے لگا۔ تمہارے جسم سے بو آ رہی ہے، اٹھو۔ پھر اس نے چلاکی سے کہا۔ کیوں؟ میں کتا ہوں، بیل ہوں، راول نے اس کی گردن پر بوجھ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں کتا ہی تھا، بیل ہی تھا، لو، میں اس کے قابل نہ تھا، میں کتا ہوں، بیل ہوں، لو۔ علی تکلیف کی شدت سے پھر چیخنے لگا۔ دوسری دفعہ جب راول دم لینے رکا تو علی نیچے سے رو کر بولا، میری فصل کھڑی ہے اور میرا بھائی یہاں نہیں ہے، اور تم؟ میں تیری فصل کی پرواہ نہیں کرتا، تیری فصل کی ماں۔ تو کیا یہاں رہے گا؟ تو کیا یہاں رہے گا، سور؟ تیری فصل کو بھی چوہے کھائیں گے۔ راول کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وارکاری پڑتا دیکھ کر علی پھر بولا، پولیس یوں بھی آنے والی ہے، وہ تجھے پکڑ کر لے جائے گی اور تیری فصل کا بھی نقصان ہوگا۔ بات کو کٹائی تک رہنے دو، پھر میں خود تم سے لڑوں گا، میں کوئی بزدل نہیں ہوں۔ راول نے جواب دینے کی بجائے دونوں گھٹنوں کا بوجھ اس کی گردن پر ڈال دیا۔ علی کی چیخیں لحظہ بہ لحظہ تیز ہوتی گئیں اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ آخر شدید اذیت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ راول نے الگ ہو کر کپڑے اٹھائے، پسینہ خشک کیا اور حلق صاف کر کے زور سے علی کی پیٹھ پر تھوکا۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے، پھر کٹائی کے بعد سہی۔ آہستہ آہستہ کھیتوں کی گرد بیٹھ گئی اور فضا میں رات کی صاف ہوا چلنے لگی، لیکن ضربات کی شدت سے علی صبح تک وہیں پڑا رہا۔ اس سے ٹھیک چوتھے روز نعیم پشاور کے اسٹیشن پر جا اترا۔ اس اجنبی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلا خیال جو اس کے دل میں آیا امیر خان کا تھا، اس کا لنگڑا دوست جو کئی سال پہلے ایک مشترکہ دکھ میں اس کا ساتھی رہا تھا اور جس سے دوبارہ ملنے کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ اس وقت مصروفیت کے باوجود دفعتاً پرانی رفاقت کا احساس حزین اس کے دل میں جاگا اور وہ کہ محبت کا محتاج تھا، سب سے پہلے اس سے ملنے کو روانہ ہو گیا۔ امیر خان کا
गांव पेशावर के एक नवाही गांव था जो पत्थरों के एक बहुत बड़े टेले के पीछे छुपा हुआ था। जब नईम उस टेले पर चढ़ा तो सारा गांव उसके सामने आ गया। रात पड़ने वाली थी और पथरीले मकानों के सहनों में कहीं कहीं दिए जल रहे थे। सिर्फ गांव के एक कोने में बहुत सी रोशनियां थीं, जहां 2-3 मकानों में नंगी आग की मशलें धड़ाधड़ जल रही थीं और उनकी सुर्ख रोशनियां स्याही माइल फिजा में आसमान की तरफ उठ रही थीं। वो गांव एक दूसरे मखरूती शक्ल के टीले पर वाक़ था। मकानात टीले की ढलानों पर ऊपर नीचे बने हुए थे और उनमें से धुआं उठ रहा था। शाम के धुंधलके में उसने टीले के दामन में फैले हुए स्याह पेड़ों के बाग देखे और उससे नीचे वादी में आध कटी हुई फसलों के खेत और दूर से बहते हुए पानी का शोर सुना और वो दम बखुद खड़ा रहा। उसने आगे बढ़ने की ख्वाहिश महसूस ना की। चारों तरफ फैलती हुई रात में वो अकेला टीले पर खड़ा देखता रहा। सफ़ेदी माइल आसमान के मुकाबिल टीले की चोटी पर उसकी स्याह लंबी छवि एक बर्क ज़दा दरख्त की तरह साकित दिखाई दे रही थी। उसे वो गांव बेहद मानूस और खुशगवार मालूम हुआ। उसने याद करना चाहा, लेकिन उसी दम उसके दिल में ख़तरे का एहसास पैदा हुआ। वो ऐसे देश में था जहां आसमान के मुकाबिल स्याह शबीहों को देखकर गोली मार दी जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। रास्ता पत्थरों से अटा हुआ और ढलवान था। वो पत्थरों पर से फिसलता फलांगता और दिल में गांव वालों को कोसता हुआ उतरता रहा। वादी को पार करके स्याह बागों में से गुजरते हुए नमदार हरे पत्तों की खुशबू उसकी नाक में दाखिल हुई और उसे घने जंगलों की मखसूस खुनकी और सन्नाटे का एहसास हुआ। बहते हुए पानी का मुसलसल शोर उसके कानों में आ रहा था, लेकिन पानी रास्ते में कहीं भी ना मिला। हालांकि इस सन्नाटे और सकूत के वक्त बहते हुए पानी के किनारे खड़े होना और उसे पार करना उसके जी को अच्छा लगता। गांव में दाखिल होकर उसे इक्का दुक्का आदमी गलियां और रास्ते पार करते हुए मिले। तकरीबन सभी ने एक बड़ी बड़ी घेरदार शलवारें पहनी हुई थीं और कंधों पर राइफलें लटका रखी थीं। उनसे पूछगछ करता हुआ आखिर वो गांव के मगरबी कोने में उन मकानों के आगे जा खड़ा हुआ जहां से नारंगी रोशनी की लपटें उठ रही थीं और अंदर बाहर शादी का हंगामा था। यही अमीर खान का मकान था। रंग बरंगे भड़कीले लिबास पहने ऊंची आवाज में बातें करते हुए मर्द और औरतें अंदर बाहर आ जा रहे थे। मकान का अहाता जलती हुई चिकनी लकड़ी की मशालों से रोशन था और लकड़ी में से तेल निकल निकल कर ज़मीन पर टपक रहा था। जगह जगह दार चीनी और लौंग की अंगीठियाँ सुलग रही थीं और उनका खुशबूदार धुआं मशालों के धुएं से मिलकर सारी फ़ज़ा में फैला हुआ था। अहाते के वसत में बहुत से लोग जमा थे और उनके दरमियान एक दुबला पतला बुढ़ा कान पर हाथ रखे ऊंची करख्त आवाज़ में गा रहा था। इतनी सारी खुशी और हंगामा देखकर नईम सहम गया। मैं गलत वक्त पर आया हूँ, उसने सोचा। मैं इसकी खुशी में मखल्क हूँगा। वो वहीं पर खड़ा रहा। वो अहाते में से गुजर आया था और किसी ने उसकी तरफ ध्यान ना दिया था। अब वो घर के अंदर जाने वाले दरवाजे के पास अंधेरे में खड़ा था। आने जाने वाले उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर गुजर रहे थे। वो दीवार के साथ लग कर खड़ा गाने वाले की आवाज़ को सुनता रहा। गीत के बोल नाकाबिले फ़हम ज़बान में थे, लेकिन उसकी लय में वही मस्ती और तरंग थी जो उसके अपने गांव के मेलों और शादियों के मौके पर गूंजा करती थी। फिर गाने वाले के गिर्द घेरे में लहर पैदा हुई और अमीर खान एक बैसाखी की मदद से चलता हुआ नमूदार हुआ। वो मुंह में तेज़ तेज़ बातें करता हुआ अंदर की जानिब आ रहा था। मशल के नीचे आकर रुका, चारों तरफ डाली और फिर चल पड़ा। वो उसी तरह सेहतमंद था जैसे बरसों पहले नईम ने उसे देखा था। आग की रोशनी में उसका चेहरा नारंगी और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। सिर्फ उसकी आंखें धुंधला गई थीं। उसने सुर्ख रेशम का लंबा कुर्ता और सुर्ख फूलों वाली वास्केट पहन रखी थी और सर पर तेज़ तारीखी रंग का साफ़ा बांधा हुआ था। उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर नईम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रोशनी में आ खड़ा हुआ।
अमीर खान आंखों पर हाथ का साया करके बुड़बुड़ाया, बोलो, तुम बिल्कुल उसकी तरह चलते हो। फिर बैसाखी पर मेंढक की तरह फुदक कर उसने दो छोटी छोटी छलांगें भरीं, हत्ता कि उसकी छाती नईम की छाती के से आ लगी। करीब से देखकर अमीर खान ने उसे पहचान लिया और उसका चेहरा एक सादा बेइख्तियार मुस्कुराहट में फैल गया। उसने उचक कर नईम के गाल पर चुटकी भरी। आहा नईम, मैं अंधा हो रहा हूँ मगर तुम्हें 10,000 इंसानों और मवेशियों के हजूम में पहचान सकता हूँ। पहचान लिया। नईम ने अपना मजबूत बाजू उसके गिर्द ले जाते हुए कहा, हम कड़े वक्तों के साथी हैं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, हम बुरे वक्तों के दोस्त हैं। वो उसे दबा दबा कर टटोलने के बाद खींचता हुआ गाने वाले के पिंडियाल की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में उसने इसके सख्त चौबी बाजू के हैरत से आंखों के करीब लाकर देखा, उंगलियों से दबा दबा कर महसूस किया और उसी तरह बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा है, उसने तारीफी अंदाज में सर हिलाकर कहा। मजमे में दाखिल होते वक्त उसने मुड़ कर इत्तला दी, मेरे बेटे की शादी है। मुबारक हो, नईम ने कहा। वो दोनों लोगों के सरों को फलांगते हुए दायरे के वसत में जा खड़े हुए। अबे ओ बुढ़े मेंढक, अब टर्राना बंद कर, अमीर खान ने गाने वाले से कहा। फिर पिंडियाल की तरफ मुखातिब हुआ, हम बुरे वक्तों के दोस्त हैं, सूबेदार नईम खान, ये बहादुर आदमी है और मेरे बेटे की शादी में मेहमान हुआ। तमाम लोग उठ खड़े हुए और नौवारद से झुक झुक कर हाथ मिलाने के बाद उसके लिए रास्ता छोड़ने लगे। बूढ़ा और उसका मेहमान सबसे ऊंची जगह पर जाकर बैठ गए। नईम पुख्तगी उम्र के बावजूद लाल हो रहा था। अमीर खान करख्त आवाज़ में सुनने वालों से अपनी और उसकी पहली मुलाकात का किस्सा बयान कर रहा था। गाने वाले ने फिर गाना शुरू किया। एक दफ़ा उसने नईम के सामने आकर गाने की सही की, लेकिन अमीर खान ने उसके सर में बैसाखी मारकर उसे भगा दिया। फिर उसने बैसाखी पास रखे हुए एक नौजवान की पसलियों में चुभोई, ये मेरा बेटा है वज़ीर खान। नौजवान उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो लंबे कद का दुबला पतला नौउम्र लड़का था और बाप की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत था। वो दुल्हों के रंगीन लिबास में था और हाथ में बहुत से फूलों के हार लटकाए रखे थे। वो अक्खड़पन से खड़ा अपनी बेबाक आंखें नईम की आंखों में डाले देखता रहा। उसके चेहरे पर नौउम्री और कंवारेपन की दमक थी। नईम ने उसे रश्क से देखा, जैसे एक उधेड़ उम्र का इंसान अपनी गुजरी हुई खूबसूरत जवानी की झलक हर नौजवान में देखता है। क्या काम करता है? नईम ने पूछा। फ़ौज में है। खूबसूरत जवान है। हाँ, अमीर खान हंसा। इसने अभी जंग नहीं देखी, अभी इसके गालों में खून है। तुम्हें क्रास मिला था? नईम खामोश रहा। तुमको तवक्को थी ना? तुमने बताया था। नहीं, नईम ने झूठ बोला। अमीर खान ने ताज्जुब से हाथ फैलाकर कहा, बहादुरों की कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं। तुम अपने बेटे की शादी कहाँ कर रहे हो? साथ वाले गांव में, अपनी ही बरादरी है। अभी इस मैदान में मुकाबला होगा। उसने मगरिबी सिमत में इशारा करके बताया। मुकाबला? हाँ। कुछ देर तक वो वहीं बैठे बातें करते रहे। फिर अमीर खान उठकर अंदर चला गया। नईम को मेज़बानों ने जो तंबाकू पिलाया सख्त कड़वा था और उसने उसका हलक पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद बारात रवाना हुई। आगे आगे मशअलों का जुलूस था। उसके पीछे दूल्हा घोड़े की बाग थामे पैदल चल रहा था। फिर खामोश बारातियों का हुजूम। उनके चेहरे तने हुए थे और उनके कंधों पर राइफलें मौजूद थीं। सिर्फ एक अकेले ढोल की धमाधम खामोश रात में गूंज रही थी। सबसे आखिर में अमीर खान नईम का बाजू थामे बैसाखी पर उछलता हुआ चल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता बातें करता जा रहा था। मुकाबले से पहले हम कोई फायर नहीं कर सकते, ना बाजे बजा सकते हैं। मुकाबले से पहले दूल्हा घोड़े पर सवार भी नहीं हो सकता। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तंग पथरीले रास्तों पर चक्कर लगाते हुए जब वो गांव की मगरिबी सिमत निकले तो यकायक उनके सामने एक वसी मैदान आ गया जो उसी तरह मशालों से रोशन हो रहा था और बहुत से लोग खामोशी से चल फिर रहे थे। एक बहुत बड़ी मशल के नीचे एक छोटा सा खैमा नस्ब था। उससे परे एक कतार में आग के अलाव जल रहे थे जिन पर मुसल्लम दुम्बे घुमाए जा रहे थे। भुने हुए गोश्त की खुशबू सारे मैदान में फैली हुई थी और उसकी चर्बी पिघल पिघल कर आग में
گر رہی تھی اور چرچرا کر جل رہی تھی۔ میدان کے وسط میں ایک اکلوتا ڈھولچی اسی لے میں ڈھول بجا رہا تھا۔ باراتیوں کو نمودار ہوتے دیکھ کر ان کی حرکت رک گئی اور سب لوگ خیمے کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ دونوں ڈھولچی ایک دوسرے کے مقابل پا کر جوش میں آ گئے اور ان کے ہاتھ مشین کی طرح چلنے لگے۔ میدان کے تین طرف پہاڑیاں تھیں اور آسمان تاریک تھا۔ فضا میں کوئی انسانی آواز نہ تھی، صرف ڈھول کی دبنگ اور گرما دینے والی آواز پرسکوت میدان میں گونج رہی تھی اور ہر دم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے نعیم کو محسوس ہوا کہ یہ کٹائی کے ڈھول کی آواز تھی اور خاموشی سے کام کرتے ہوئے کسانوں کو اکسا رہی تھی۔ کڑے وقتوں میں ڈھول کی آواز کس قدر بے رحم اور پاگل کر دینے والی ہوتی ہے، اس نے سوچا۔ باراتی میدان کے اس کنارے پر رک گئے۔ امیر خان اس کا بازو چھوڑ کر آگے بڑھا اور اچھل کر چلتا ہوا میدان کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ سامنے سے اس کا ہم عمر ایک بھاری جسم والا بوڑھا نکلا اور آ کر اس سے ملا۔ چند لمحے ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آئے۔ اب دونوں مجمع خاموشی سے آمنے سامنے کھڑے تھے اور مشعلوں کی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ پھر خیمے کا پردہ ہلا اور گول چہرے، درمیانے قد کی ایک لڑکی، سیاہ ریشم کا بھاری لباس پہنے، سر پر تیز سرخ رنگ کا رومال باندھے نکلی اور آ کر مشعل کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ سیاہ لباس اور سرخ رومال میں اس کی بے حد سفید رنگت چمک رہی تھی اور اس کا جسم فربہی کی طرف مائل تھا۔ امیر خان کے قریب سے اس کا بیٹا باراتیوں کے مجمع سے الگ ہوا اور جمے ہوئے قدموں سے جا کر لڑکی سے 30 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ نوجوان دولہا کو سامنے پا کر لڑکی نے جلد چند بار اپنی سیاہ آنکھیں جھپکیں، پھر نظریں جھکا لیں۔ ایک بہت لمبے قد کا پٹھان 4 ماہ کے پلے ہوئے گائے کے بچڑے کو اٹھائے ہوئے لایا اور اسے لڑکی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ لڑکی خاموشی سے کھڑی بچڑے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر بچڑے کی پشت پر رکھا اور رکھے رہی۔ اس کا چہرہ رنگ بدل رہا تھا۔ دفعتاً اس نے جھجک کر چاروں طرف دیکھا اور جھک کر بچڑے کی کمر کے گرد بازو ڈالے۔ بچڑے کا پیٹ اس کے بازوؤں کے حلقے سے باہر تھا۔ پھر اس نے اس کی ٹانگوں کے گرد بازو ڈال کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن 4 ماہ کا چوپایا اس کے لیے بہت بوجھل ثابت ہوا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور دوبارہ جھجک کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی وحشت تھی۔ ڈھول کی دھمک تیز تر ہو گئی۔ لڑکی نے ایک گھٹنا زمین پر ٹیکا اور سر نیوڑا کر بچڑے کے نیچے سے دوسری طرف نکالا، اس طرح کہ بچڑے کا پیٹ اس کی گردن کی پشت پر آ گیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے چوپائے کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں پکڑیں اور اسے گردن اور شانوں پر لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا نچلا ہونٹ دانتوں میں داب رکھا تھا اور اس کا چہرہ بےہوٹی ہو رہا تھا۔ اس کے لباس میں ہلکی سی لرزش تھی۔ ایک غیر متزلزل ارادے کے ساتھ نوجوان نے رائفل پشت پر سے اتاری اور بچڑے کے سر پر نظریں جمائے آہستہ آہستہ اسے کندھے تک لے گیا۔ کئی لحظے تک وہ ششت باندھے کھڑا رہا۔ نعیم نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ ششت باندھے ہوئے وہ ایک پتھر کا جسم نظر آ رہا تھا جس میں ذرا بھی جنبش نہ تھی، لیکن اس نے لبلبی کونا چھوا۔ میدان میں موجود ہر شخص کے اعصاب تیز ہوئے تھے اور فضا میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ ڈھول کی تال انتہائی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے رائفل نیچے کی، اس کا دستہ زمین پر ٹکایا اور انگلی سے ماتھے کا پسینہ پونچھنے لگا۔ امیر خان کے منہ سے ایک گالی نکلی اور اس نے انتہائی غیظ کی حالت میں بے ساکھی زمین پر ماری۔ نوجوان نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ تھا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا، رائفل اٹھا کر شست باندھی اور گولی چلا دی۔ فائر کی خشک پٹاخے دار آواز دور تک پہاڑیوں میں گونجتی چلی گئی۔ بچڑا لڑکی کے شانوں پر تڑپ رہا تھا اور انتہائی کوشش کے ساتھ اس کی ٹانگوں کو بازوؤں میں جکڑے اسے قابو میں کیے ہوئے تھی۔ اب سر سے پاؤں تک اس کے سارے جسم کی لرزش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی طرح کپکپاتی ہوئی ٹانگوں پر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ پیر جما کر مرتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے، چوپائے کو جکڑے ہوئے، اٹھائے ہوئے، آدھے راستے تک پہنچتے پہنچتے وہ تھک کر رک گئی۔ اس کے چہرے سے سرخی غائب ہونے لگی، لیکن جلد ہی ٹانگیں چلاتے ہوئے بچڑے
کی گردن لٹک گئی اور وہ اس کے شانوں پر بے حس ہو گیا۔ اس کے سر میں خون جو اب تک پتلی سی دھار کی شکل میں بہہ رہا تھا قطرہ قطرہ کر کے ٹپکنے لگا۔ لڑکی نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ دولہا کے سامنے پہنچ کر اس نے آہستہ سے بچڑے کو زمین پر رکھا اور اس کے نیچے سے سر نکال کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد اور پرجلال تھا، ماتھوں پر پسینے کے قطرے لیے دونوں بے خوف نگاہوں سے ایک دوسرے کو تکتے ہوئے آمنے سامنے کھڑے رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو فتح کر لیا تھا۔ مسرت کے پرجوش نعروں، رائفل کے ان گنت فائروں اور آسمان پر بارود کی چمک کے درمیان نعیم جھلا کر منہ میں بولا، بیچاری لڑکی، لا حول ولا بیچاری لڑکی۔ امیر خان نے غصے سے جواب دیا، اگر نشانہ خطا ہو جاتا یا ادھر ادھر لگ جاتا تو میرے لڑکے کو وہیں پر ڈھیر کر دیتے، کافر۔ لا حول ولا قوہ، نعیم نے دہرایا۔ نکاح کے بعد دعوت شروع ہوئی۔ آگ کے الاؤ کے گرد دونوں قبیلے زمین پر بیٹھ گئے۔ رائفل کے اکا دکا فائروں اور نفیروں کی آواز چاروں طرف کی پہاڑیوں میں گونج رہی تھی۔ ڈھول خاموش تھا۔ کڑا وقت گزر چکا تھا۔ بھاری جسم والا بڈھا جو لڑکی کا باپ تھا، 3 آدمیوں کی مدد سے تھال میں بنا ہوا مسلم دمبا اٹھائے ہوئے لایا اور امیر خان کے سامنے رکھ دیا۔ امیر خان نے تھال میں سے چمکتی ہوئی چھری اٹھا کر نعیم کی طرف بڑھا دی۔ میرا مہمان میری طرف سے پہل کرے گا، اس نے کہا۔ دوسرا بڈھا خوش دلی سے ہنسا۔ نعیم نے جھجکتے ہوئے چھری کی نوک بھنے ہوئے سرخ چکنے دمبے پر لگائی۔ گوشت گل چکا تھا لیکن ہڈی سخت تھی۔ وہ لال ہو کر اور دل میں کوس کوس کر اس کی ٹانگ کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ امیر خان باتیں کرتے کرتے رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ یہاں، اس نے نعیم کا ہاتھ پکڑ کر چھری خوشبودار جانور کے پیٹ میں لگائی۔ نعیم نے ایک جھٹکے سے ٹانگ کے لگا ہوا پیٹ چیر دیا۔ لونگ، دار چینی اور الائچی میں پکے ہوئے چاولوں کی مکوی اشتہا آور خوشبو کا جھونکا آیا اور بھوکے مہمانوں کے دماغوں کو اتر گیا۔ سفید کنواری چربی میں ترتراتے ہوئے سرخ چاول تشت میں گرنے لگے۔ امیر خان چھری پکڑ کر ماہر فن کی طرح خستہ گوشت کو ہڈیوں سے علیحدہ کرنے لگا۔ جب وہ اس سے فارغ ہوا تو سب انگلیاں چاولوں میں ڈبو ڈبو کر کھانے لگے۔ امیر خان مزے لے لے کر چاول کھا رہا تھا اور اپنے نئے عزیز کو اپنی اور نعیم کی پہلی ملاقات کا قصہ سنا رہا تھا جب اس کے سر پر کرخت باولی ہنسی کی گونج گونجی۔ ہاں 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 ہاں۔ یہ ایک لمبے قد کا دبلا پتلا بڈھا تھا جس کی سرخ داڑھی بے تحاشا پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دمبے کی ایک ٹانگ چباتا ہوا مسلسل ہنس رہا تھا۔ کھانے اور ہنسنے کے مشترکہ فعل سے اس کی باچھوں میں رال بہہ رہی تھی اور گوشت کے ریزے اس کی داڑھی میں اٹکے ہوئے تھے۔ اے او بڈھے بڈھے، دولہا کے جوان باپ، او! وہ چبائی ہوئی لمبی ہڈی امیر خان کی ناک میں ٹھونس کر بولا۔ امیر خان، جو کسی دوسرے موقع پر اس کو بے ساکھی کے ساتھ پیٹتا، پیچھے ہٹتا اور خوش دلی سے ہنستا۔ بڈھا نشے کے زیر اثر تھا۔ جوان دولہا کے بڈھے باپ، جب تیرے لڑکے کا نکاح ہو چکا تو میں نے پوچھا، دمبا کھاؤ گے؟ بولا، نہیں۔ میں نے کہا، ارے بیوقوف باپ کے بیٹے، قہوہ تو پی لے۔ ہا ہا ہا۔ پھر وہ دلہن کو اڑا لے گیا۔ ہا ہا ہا، لے گیا۔ امیر خان اور اس کا نیا رشتہ دار خوش اخلاقی سے ہنسے۔ لمبا بڈھا آسمان کی طرف منہ اٹھا کر قہقہے لگاتا رہا اور ہڈی کو سر کے گرد گھماتا ہوا آگے نکل گیا۔ جب وہ ان کی آواز کی حد سے باہر چلا گیا تو دونوں نے اس کو برا بھلا اور ناکارہ نشئی کے نام سے یاد کیا۔ ختم کر کے وہ قہوہ پینے لگے۔ قہوہ کسیلا اور خوشبودار تھا لیکن اس میں بھنے ہوئے گوشت کو ہضم کرنے کی بے پناہ قوت تھی۔ الاؤ میں دیر تک جلنے والی چکنی لکڑیاں ڈالی جا رہی تھیں تاکہ شادی کی آگ تمام رات روشن رہے۔ جب قہوے کا دوسرا دور شروع ہوا تو 2 نوجوان اٹھ کر الاؤ کے گرد رقص کرنے لگے۔ انہوں نے شوخ رنگوں کے لمبے گھیردار کرتے اور شلواریں پہن رکھی تھیں اور ان کی کمروں سے کس کر پٹکے بندھے ہوئے تھے جن میں ننگی تلواریں لٹک رہی تھیں۔ وہ آسمان
आसमान की तरफ हाथ फेंक कर और छलांगे लगा लगा कर रक्स कर रहे थे। चंद चक्रों के बाद वो सर को एक तेज़ और मुख्तसिर झटका देते जिससे उनके लंबे सियाह बाल आंखों पर आ गिरते। फिर वो दोनों हाथों से तालियां बजाते और उसी तरह के दूसरे झटके के साथ बाल पीछे फेंक देते। फिर ताली और चक्कर, उनके घेरदार लिबास और बाल गोल दायरे में लहरा रहे थे। नफ़ीरों की नाजुक और सरूर अंगेज़ मौसीकी की धुन पर उनका रक्स तेज़ तर होता जा रहा था। आग की रोशनी में उनके चेहरे ढक रहे थे और ये कबायलियों का बेहंगम नाच था, बेपनाह जोश और वलवले का नाच, जिससे एक वहशियाना बेबाक कुव्वत और जज्बे का इजहार होता था। रक्स की इंतहाई तेज़ी में आकर दोनों ने कमर से तलवारें खींच लीं। चमकदार धात आंखों को खीरा करने लगी और हवा में उनकी तेज़ काट से साई साई की आवाज़ें पैदा होने लगीं। फ़ज़ा में वहशियाना तासुर बढ़ता जा रहा था। ये नंगी ताकत और खुशी का बुनियादी इंसानी ख्वाहिश का रक्स था। इंतहाई तेज़ी से चारों तरफ हवा में बिजली की तरह कूदती हुई तलवारें घुमाते हुए, गैर इंसानी आवाज़ में लंबी लंबी चीखें मारते हुए, गैज़ व गज़ब की हालत में एक दूसरे को ललकारते और मुकाबले की दावत देते हुए अचानक उनकी तलवारें टकराईं और वो लड़ने लगे। अब ये रक्स ना था, लड़ाई थी। दायरे में बैठे हुए लोगों की आवाज़ों का शोर एकदम थम गया। ये नज़ारा उनके लिए नया ना था। नौजवान खून के जोश में अक्सर बिला वजह तौर पर ऐसा हो जाता है। बूढ़ों के इशारों पर चंद उधेड़ उम्र के मजबूत पठानों ने उठकर नाचने वालों को घेरे में ले लिया। वो अपनी पूरी कुव्वत और फन के साथ दांत पीस पीस कर एक दूसरे पर ज़रब लगाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी आंखों से नशे के शोले निकल रहे थे। घेरे वालों ने जब मौका देखा तो दोनों की कमरों में हाथ डालकर जुदा जुदा करके ले गए और उनके हाथों से तलवारें छीन लीं। दूर तक वो दोनों पलट पलट कर उछल उछल कर एक दूसरे पर झपटने की कोशिश करते रहे। फिर दोनों कबीले गले मिले और तहाइफ तकसीम हुए। आधी रात के बाद दोनों कबीले जुदा होकर ढोल, नफ़ीरों और फायरों के शोर में अपने अपने गांव लौट गए। हुजरे में पहुंचकर नईम थकावट और अध पक के गोश्त के खुमार में जल्द सो गया। सुबह में अभी बहुत देर थी जब उसकी आंख खुली। बाहर घुप अंधेरा था। मकान के अंदर मध्यम रोशनी हो रही थी और इंसानी आवाज़ों और घोड़ों के हनहनाने का मिला जुला शोर उठ रहा था। अमीर खान की चारपाई खाली थी। नईम उठकर बैठ गया। उसी वक्त एक साया मकान में उछलता हुआ बरामद हुआ। अंधेरे में नईम ने अमीर खान को पहचान लिया। वो चुपके से आकर बिस्तर पर लेट गया। क्या बात है? नईम ने पूछा। वज़ीर खान, उसे यूनिट से बुलावा आया है, अमीर खान ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया। अभी? हाँ, क्यों? अमीर खान खामोश रहा। नईम को फ़ौज की मुलाजिमत की पुरानी तकलीफ़ें याद आई और उसने दिल में गाली दी। चला गया? पता नहीं, मैं छोड़ कर आ गया हूँ। शादी की रात में उसका जाना पसंद नहीं करता। अपने दुख को छुपाने के लिए अमीर खान ने सख्ती से जवाब दिया। नईम पर फिर खुमार छाने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब पथरीली ढलानों पर घोड़ों की टापों की आवाज़ पैदा हुई और दूर तक चली गई तो उसके दिल में जाने वाले के लिए अफसोस पैदा हुआ। उसने आंखें खोलकर अंधेरे में देखा। अमीर खान सीधा लेटा बेख्वाब आंखों से छत को तके जा रहा था। बहुत देर के बाद अमीर खान ने बिस्तर पर बाजू फैलाकर परेशान आवाज़ में 2 दफ़ा पुकारा, नईम, नईम। वो अंदर से हिल चुका था। नईम पर नींद तारी थी। बहुत सफ़ेद रंगत और ब्राउन बालों वाला एक शख्स जिसने हाथ के काते हुए खद्दर का लिबास पहन रखा था, बाजार के ऐन वस्त में चबूतरे पर खड़ा खद्दर की एक सफ़ेद पट्टी को सर के गिर्द घुमा रहा था। नमक, 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 उसके इर्द गिर्द से आवाज़ें उठीं। चबूतरा एक स्टेज की शक्ल में था जो लकड़ी के क्रेटों और बक्सों को जोड़कर बनाया गया था और टाट पर ढका हुआ था। उस पर खड़ा हुआ शख्स ऐसे लोगों में से था जिनकी उम्र का अंदाज़ा आसानी से नहीं लगाया जा सकता, फिर भी वो नौजवानों में शुमार ना किया जा सकता था। उसका चेहरा कदरे लंबूतरा और नक्श बारीक थे। करीब से देखने पर उसकी जिल्द बेशुमार बारीक बारीक
तिलों से भरी हुई नजर आती थी। उसकी आंखों का रंग बादामी था। एक दफा बोलते बोलते उसने खद्दर की पट्टी तेजी से सर के गिर्द घुमाई और नमक का नारा लगाया। उसके गिर्द खड़े हजारों के मजमे में से शोर बुलंद हुआ। ये नमक खासियत में रोशनपुर वाले नमक से बेहतर और काबिल खुरूद था, लेकिन शायद ज़िंदगी में एक दफ़ा इतने अच्छे, इतने मामूली नमक को देखकर किसी के दिल में उसे खाने की ख्वाहिश पैदा ना हुई। वो मुक़द्दस हाथों का तोहफ़ा था। रंगों के शैदाई वो लोग शादी के भड़कीले कपड़े पहने सड़कों पर और गलियों में एक ही सिमत में रवां थे, जिधर वो खद्दर पोश चबूतरे पर खड़ा था। नौजवानों की आंखें सरमई और मसूड़े कड़वे दरख्त की छाल से अनाबी हो रहे थे और बूढ़ों की दाढ़ियों पर मक्खन मल रहे थे। ऊंची तीखी नाक, सफ़ेद रंगत और अकाबी नज़रों वाले इन मर्दों ने, जो कड़ी तरबियतों में से गुजर कर आ रहे थे, आज आखिरी ऐलान सुनकर अपने अपने कारोबार बंद कर दिए थे और इस वक्त कानून शिकनी के कदीम जिबिली जज्बा दिलों में लिए रास्तों पर इधर उधर थूकते और नस्वार की डब्बियों के शीशों में देखकर दाढ़ियाँ संवारते हुए कानून शिकनी के मंजर की तरफ लौट रहे थे। मरकज़ के गिर्द पुलिस की भारी तादाद थी। जलसे में जाने वाले उनके पास से गुजरते हुए गुरूर और नफ़रत से उनकी तरफ देखते और ऊंची करख्त आवाज़ों में कहकहे लगा रहे थे। पुलिस वाले उनकी नज़रों से बचने के लिए ऊपर ऊपर देख रहे थे। जब आखिरी बार खद्दर पोश ने पट्टी को तेज़ी से घुमाया और एड़ियों पर चारों तरफ घूमा तो हुजूम का दबा दबा शोर दफतन फट पड़ा और सैकड़ों राइफलें हवा में उछाली गईं, जिनकी धात ने धूप में खीरा कुन चमक पैदा की। यकायक एक दूसरा खद्दर पोश नौजवान, जो गैर मामूली लंबे कद और डेल डोल का आदमी था, कूद कर चबूतरे पर आ चढ़ा। उसने दोनों बाजू हवा में फैलाए और फुरकी से की तरह पाँव पर घूमने लगा। एक फायर ना हो, एक भी फायर, वो चिल्लाया। जब वो रुका तो उसकी आंखों से मलामत टपक रही थी और होंठ कुछ कहने के लिए बेताबी से कांप रहे थे। वो उसी तरह बाजू फैलाए मजमे को देखता हुआ खड़ा रहा। राइफलें जहाँ थीं वहीं पर रुक गईं और हज़ारों इंसानों के मजमे पर सकूत छा गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता बाजू नीचे गिरा दिए। क्या है, क्या मतलब है? वो चीखा। उन्हें घर रखाओ, तुम्हें किसी ने नहीं बताया? इन्हें देखो। उसने हाथ लंबा करके पुलिस की तरफ इशारा किया। उनसे लड़ना चाहते हो? वो तुम्हारे भाई हैं। तुम्हें किसी ने नहीं बताया? हैं? एक भी जान ज़ाया ना हो, एक भी जान। इंतहाई गुस्से में रुक कर बात मुकम्मल करने के बाद वो मलामत भरी नज़रों से देखता हुआ चबूतरे से उतर गया। खिसियाए हुए मजमे में दबे गुस्से की धीमी हमवार आवाज़ें एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गईं। दूसरे खद्दर पोश ने पट्टी में बंधी हुई नमक की डल्ली को हाथ में पकड़ लिया। कल शराब की दुकानों पर होगी, उसने हाथ उठाकर ऐलान किया। मजमा आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होना शुरू हो गया। उस रात पेशावर शहर में नमक बनाने वाले बहुत से वॉलंटियरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। नईम इस वक्त अमीर खान के गांव में सो रहा था। अगली सुबह जब वो शहर आ रहा था तो उसे पकड़ लिया गया। पुलिस की सियाह वैन बाजार किस्सा ख़ानी में काबली थाने के सामने आकर रुकी। थोड़ी देर के बाद नईम अपने चंद साथियों के हमरा हवालात में बैठा था। दोपहर से पहले पहले किस्सा ख़ानी बाज़ार शहरियों से खचाखच भर गया। वो सोते हुए उठकर चले आए थे। उनकी दाढ़ियाँ बिखरी हुई और गर्द आलूद थीं और कपड़े मैले कुचैले। उनकी आंखों में नींद और दिमागों में गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि वो अपनी बंदूकें पीछे छोड़ आए थे और इस वक्त अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। आज भी वो बाज़ार के फर्श पर इधर उधर थूक रहे थे और एक दूसरे को धकेलते हुए थाने की तरफ बढ़ रहे थे। थाने के गिर्द दूर दूर तक पुलिस का पहरा था। वो ज़्यादातर पठान थे और पिछले दिन की तरह आज भी उनके साथ आंखें मिलाने से एहतराज़ कर रहे थे, लेकिन मुस्तादी से अपनी जगहों पर खड़े कीनियों और आहनी जंजीरों की मदद से हुजूम को रोके हुए थे। थोड़े थोड़े वक्फे पर उछलते कूदते और लड़खड़ाते हुए हुजूम में दबी दबी खर्राहट पैदा उभरती, जो एक मुस्तकिल गुस्सीली चिंगाड़ की आवाज़ इख्तियार कर लेती। कहीं कहीं से इक्का दुक्का आवाज़ें आती, छोड़ दो, फिर खामोशी छा जाती। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पुलिस का दायरा तंग होता जा रहा था। खुले मौसम के बावजूद बेशुमार इंसानी जिस्मों की रगड़ से दिन में गर्मी पैदा हो गई थी। सूरज अभी निस्फ़ नहार पर ना पहुंचा था।
फिर भारी मशीनों की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक तरफ से चंद आर्मर्ड कारें बाजार में दाखिल हुईं। उनकी बत्तियों पर स्याह गिलाफ पड़े हुए थे और जिंदगी का कोई निशान बाकी ना छोड़ा गया था। स्याह लोहे के वो मुहेब अंधे जानवर पूरी रफ्तार से हुजूम के अंदर टकराए और सुस्त रफ्तार पठानों को कुचलते हुए आगे निकल गए। दहशतज़दा शहरी बाजार छोड़कर गंदे पानी की नालियों और दुकानों के तख्तों के नीचे घुसने लगे। जो उस पर से भी बच गए वो बंद दुकानों के ताले तोड़कर अंदर छुप गए। पल के पल में बाजार बेकाबू शहरियों के मजमे से खाली हो गया। बख्तरबंद गाड़ियों ने थाने के सामने रुक कर पोजीशन ले ली। उनके दरमियान सड़क खाली थी और चंद कुचले हुए इंसानी जिस्म दूर दूर पड़े थे। वो पटियों पर से, टांगों पर से, सीनों पर से, जहाँ जहाँ से बख्तरबंद गाड़ियों के पहिए गुजरे थे, 3-3 फुट ज़मीन पर लेप हो चुके थे और उनकी सफ़ेद आंखें और ज़बानें बाहर निकली हुई थीं। आनन फानन मौत उनके चेहरों पर हैरानी का तासुर छोड़ गई थी। मर चुका है, काली पगड़ी वाले पठान ने सर नाली में नीचा करते हुए कहा। वो जिस्म बहुत सी निगाहों का मरकज़ था। गाड़ी उसके पेट पर से गुजरी चली गई थी और बाहर पड़ी हुई रेज़ा रेज़ा अंतड़ियों के ढेर में से दूधिया रंग का सियाल बह रहा था, जिसमें खून की धारियाँ थीं और हल्की हल्की भाप उठ रही थी। उसका चेहरा बेजान था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था और हलक से एक मुर्दा कराह निकल रही थी। दुकान की तख्ते के नीचे नाली में छुपे हुए चंद पठान कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हिल नहीं रहा, दूसरे ने कहा। मर चुका है, पहला दुरुस्ती से बोला। तुमने ज़िबा किया हुआ गोश्त देखा है जो फड़कता है? आवाज़ सुन रहे हो? पहला सुनी अनसुनी करके ताज्जुब से सर हिलाने लगा। मर चुका है, कुत्ते की तरह, कुत्ते की तरह। गोली मार दूं? दूसरे ने कहा। मेरे पास पिस्तौल है। पहले ने परेशान निगाहों से सामने देखा, फिर दूसरे ने देखा। कुछ देर तक दोनों नाली में आंखें निकाले सामने से गुजरते हुए फौजियों को देखते रहे। खुद ब खुद मर जाएगा, पहले ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, खुद ब खुद मर जाएगा, कुछ देर के बाद दूसरे ने दोहराया। सामने फौजियों के दस्ते गुजर रहे थे। वो मुख्तलिफ जगहों पर रुक कर पोजीशन ले रहे थे। पुलिस वाले अब पीछे हटकर थाने की दीवारों के सामने साथ साथ खड़े थे। बाजार खाली था लेकिन उन अनदेखी कुव्वतों से फटा पड़ा था, जैसे मुंह बंद केतली जिसमें पानी आहिस्ता शोर के साथ उबलता है। दफतन मगरबी सिरे पर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। एक बख्तरबंद गाड़ी का पेट्रोल जल उठा, फिर उसमें पड़ा हुआ मैगज़ीन फटने लगा। यके बाद दीगरे कई धमाके हुए। गाड़ी की छत फट गई। उसमें बैठे हुए सिपाहियों के टुकड़े दूर दूर तक उड़ गए और स्याह धुएं के बादल आसमान को उठने लगे। बारूद और जलते हुए इंसानी गोश्त की बू बाजार में फैल गई। गाड़ी के नीचे एक पठान का सर नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा। उसका चेहरा मौत की अजियत से बिगड़ चुका था लेकिन वो अंधाधुंध ज़मीन पर बाजू चलाता हुआ सिरक रहा था। काफ़ी देर के बाद वो बाहर आया। कमर से नीचे उसका धड़ गायब था, उड़ चुका था। इलाही, अभी तक जिंदा है, किसी ने खौफजदा आवाज़ में कहा। नालियों में, तख्तों के नीचे और दुकानों के दरवाज़ों के पीछे छुपे हुए पठानों ने उस तरफ से नज़रें फेर लीं। बारूद के धमाकों से शहरियों में खलबली मच गई। ढक्कम पेल में एक नंगे सर का जवान पठान, जिसके पटे आंखों पर बिखरे हुए थे, बाहर उछल पड़ा। उसने वापस नाली में जाना चाहा लेकिन वहाँ एक चूहे की जगह भी ना थी। झुके झुके उसने बाजार पार किया और तख्ते के नीचे जा घुसा। उस तरफ से एक ज़ोरदार धक्का पड़ा और साथ ही किसी ने करख्त आवाज़ में खुदा की कसम खाकर गाली दी। वो पलट आया। बाजार के दरमियान एक लंबे अंग्रेज़ फौजी ने दांत पीसकर पहलू से रिवॉल्वर नोचा और 1 फुट के फासले पर गोली चला दी। गोली उसकी गर्दन पर लगी। गर्दन को दोनों हाथों में पकड़कर वो झुका, हत्ता कि उसके घुटने और माथे ज़मीन पर लग गए और उंगलियों के दरमियान से खून बाहर आने लगा। कई लोग उछलकर पनाहगाहों में से निकल पड़े। फायर! एक आंख वाले कैप्टन वुड ने चीख कर कहा। फौजी दस्ते की पहली कतार बेहरकत खड़ी रही। काना कैप्टन एक लहजे को मुताज्जुब हुआ, फिर उसने आंखें सुकेड़ीं। फायर! फायर! वो गुस्से से लरज़ उठा।
چند لہجے تک افسر اور ماتحت ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر قطار کے آخر پر ایک سپاہی نے منہ کھولا۔ وہ بھاری سانولے چہرے والا شخص تھا جس نے ٹوپی آنکھوں پر کھینچ رکھی تھی۔ اس نے لب ہلائے بغیر سامنے دیکھتے ہوئے غیر جذباتی آواز میں کہا، "وہ نہتے ہیں۔" "میں حکم دیتا ہوں گولی چلاؤ!" کیپٹن ووڈ پاگلوں کی طرح چیخا۔ "فائر!" دستے کے ہتھیار منجمد تھے، ان کے چہرے بے رنگ پتھر کے بنے ہوئے تھے، ان کے ہونٹ سفید اور بھینچے ہوئے تھے، اور ایک سپاہی کے دل میں نہتے بے کس ہجوم پر حملہ کرنے سے جو تنفر پیدا ہوتا ہے ان کے چہروں پر رقم تھا۔ انگریز افسر نے ان لکھی عبارت کو صاف طور پر پڑھ لیا۔ انتہائی کوشش سے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا، پھر اس نے نظریں اٹھائیں اور دبی ہوئی گہری آواز میں بولا، "جنہوں نے حکم عدولی کی ہے باہر آ جائیں۔" قطار میں سے 14 سپاہی ایک قدم آگے نکل آئے۔ ایک سرے پر بھاری سانولے رنگ والا سپاہی اور دوسرے پر لمبے دبلے پتلے جسم والا خوبصورت وزیر خان تھا۔ "انہیں گرفتار کر لو!" کیپٹن نے حکم دیا۔ پچھلے دستے نے بڑھ کر ان کے ہتھیار لے لیے اور رائفلوں کے آگے لگا کر انہیں باہر لے گئے۔ قیدیوں کے چہروں پر رنگ جھلک آیا تھا اور وہ قدم ملائے بغیر لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے۔ "فائر! فائر! فائر!" پچھلے دستے آگے آئے اور گولی چلنی شروع ہو گئی۔ اندھا دھند فائرنگ میں نالیوں اور تختوں کے نیچے چھپے ہوئے شہری چوہوں کی طرح نکل کر بھاگے اور ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازار مرتے ہوئے، کپکپاتے ہوئے اور زمین پر ایڑیاں مارتے ہوئے انسانوں سے اٹھ گیا۔ حوالات کے دروازے کی سلاخوں میں سے نعیم نے بازار کے اس حصے میں جو اسے دکھائی دے رہا تھا بھاگتے ہوئے اور گرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ جذبے کی انتہا پر پہنچ کر چند لمحے کو تعطل کے آتے ہیں، ان میں اس نے سوچا، ان کی فصلیں تیار کھڑی ہیں۔